बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो खबर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में, वो है न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब। मशहूर स्कॉलर खातून और फिल्म डायरेक्टर आलमी शोहरत याफ्ता मीरा नायर का साहिबजादा ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हो गया है, जो उम्र में भी कम है और ये शायद न्यूयॉर्क की तारीख का दूसरा कम उम्र मेयर है एक सदी के दौरान। इससे पहले एक इनसे भी 2 साल कम उम्र का आदमी न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ था। तो इस इंतखाब का अमेरिका की नस्ल परस्त सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें तो खैर आप सुन चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें एक नई बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन क्या ये अमेरिका ही का शहर है? ये बात थोड़ी चौंका देने वाली है कि क्या न्यूयॉर्क जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, तिजारत, कल्चर, इन दोनों हवालों से ये अमेरिका का कल्चर और फैशन इन हवालों से ये अमेरिका का दारुल हुकूमत है और पूरी दुनिया का मरकज़ आसाब इसी शहर को गिना जाता है। लेकिन क्या ये इतना अहम शहर वाकई अमेरिका ही का शहर है? इसके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात आपके सामने रखूंगा, और ये भी कि अमेरिकी सियासत पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की जो नस्ल परस्त सियासत है जो ट्रंप ने शुरू की है वो मुतासर होगी, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स का फैसला था। नॉन एंग्लो जो नस्ल है अमेरिका में आबाद, इनकी अक्सरियत का शहर था। जो ट्रंप की मुनाफरत इमिग्रेंट्स के खिलाफ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका एक रिएक्शन हुआ, और अब अमेरिका के दूसरे शहरों में भी जो इमिग्रेंट्स आबादी है वो नॉन एंग्लो आबादी से मिलकर नस्ल परस्ती के खिलाफ एक फजा बना सकते हैं, जिसका नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप को एक कारी ज़रब लगी है। न्यूयॉर्क ने उनके खिलाफ मुत्तहद होकर फैसला सुना दिया है, और अब अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स है, जिनके हौसले पस्त थे, जो डरे हुए थे, अब कुछ वो किसी न किसी तरीके से ऐसा रिएक्ट करेंगे जो नतीजा खेजी लाने का बायस बन जाएगा। तो इसके अलावा हम कुछ पाकिस्तानी सियासत पर बात करेंगे। मसलन ये सुहेल अफरीदी के बारे में मैंने कल कहा कि उस पर तलवार लटका दी गई है, तो अब ये तलवार ख्याली नहीं बल्कि हकीकी शक्ल इख्तियार करने जा रही है, और इस पर 9 मई का बाकायदा मुकदमा खड़ा किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि जब वो ची पी करेगा तो तब मुकदमा बनेगा, मुकदमा बनाकर पहले ही रख दिया जाएगा कि मियाँ ये लो, ये तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, अब अच्छे बच्चे बने रहना, और कोई ची पी की तो ये मुकदमा हरकत में आ जाएगा। भले से इस मुकदमे के तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पुख्तूनख्वा का वज़ीर आला है और वहाँ जाकर इसे कौन गिरफ्तार करेगा, लेकिन एक थ्रेट होगा कि अगर वो पंजाब में आया या सिंध में आया या इस्लामाबाद में आया तो इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट उस पर लगा दिया गया है, और सुहेल अफरीदी ने पहले ही अपने तर्ज अमल में तब्दीली पैदा कर ली है, और उसने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि भाई तेज़ बयानात, धमकियाँ, हम पठान हैं, गिरबान पकड़ लेंगे पंजाबियों का, इस तरह की बातें तुम लोग करो, मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगा। और फिर इमरान खान का जो दिमाग ख़राब हो गया, थोड़ा सा जिक्र उसका भी। अच्छा, न्यूयॉर्क किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। एक ज़माना था हमारे हाई स्कूल के ज़माने में, इससे न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। दूसरा बड़ा शहर था टोक्यो, और इनमें मुकाबला चलता रहता था। कभी टोक्यो की आबादी बढ़ जाती थी और कभी न्यूयॉर्क की। उस ज़माने में दोनों शहरों की आबादी 1-1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ के करीब बताई जाती थी। लेकिन फिर न्यूयॉर्क की आबादी कम होना शुरू हुई, यानी 30-40 साल बाद, 50 साल के बाद न्यूयॉर्क की आबादी दुगनी या तिगनी होने के बजाय 1 करोड़ से भी कम हो गई। आप देखें कि जब न्यूयॉर्क की आबादी 1 करोड़ थी, उस वक्त कराची की आबादी 25 लाख थी। आज कराची की आबादी 25 लाख से 9 गुना बढ़कर 3 करोड़ के करीब हो गई है, या उससे कुछ ज़्यादा हो गई है, और न्यूयॉर्क की आबादी 1 करोड़ के बजाय 85 लाख रह गई है। और 2 साल पहले न्यूयॉर्क की आबादी 87 लाख थी। 2 साल में ये 2 लाख आबादी कम हुई है। और अब दुनिया के बड़े शहरों की अगर आप लिस्ट बनाएं, 30 बड़े शहरों की, तो उसमें न्यूयॉर्क का नाम नहीं आता। ये भी एक दिलचस्प बात है कि अब बड़े शहरों का
इर्तिकाज़ हो गया है एशिया और अफ्रीका में और फिर लैटिन अमेरिका में। मिसाल के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े 11 शहरों में से 4 सब कॉन्टिनेंट में है। दुनिया के 11 बड़े शहरों में से 4 सब कॉन्टिनेंट में है। मसलन ढाका जो दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है टोक्यो के बाद, वो सब कॉन्टिनेंट में है। तीसरा बड़ा शहर दुनिया का दिल्ली है, वो इंडिया का दारुल हुकूमत है। और फिर मुंबई है और फिर कराची है। कराची 11वें नंबर पर आता है। दिल्ली जो आज से 10 साल पहले मुंबई से छोटा था, अब दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आबादी का फर्क ऊपर नीचे होता रहता है। कभी ढाका दूसरे नंबर पर आ जाता है, कभी शंघाई दूसरे नंबर पर आ जाता है, तो कभी दिल्ली दूसरे नंबर पर आ जाता है। न्यूयॉर्क पहले 30 शहरों में भी शामिल नहीं है। उनकी जगह अफ्रीका काहिरा हो गया, लागोस हो गया, लैटिन अमेरिका के रियो डी जेनेरो हो गया, इस तरह के बहुत सारे शहर, जापान का ओसाका, चीन का शंघाई, बीजिंग और इस तरह के दूसरे शहर जो हैं अब ये अर्बन सेंटर, जो बड़े अर्बन सेंटर हैं उनमें इनका शुमार होने लगा है। और शहरी आबादी का इर्तिकाज़ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हो रहा है और देहात की आबादी कम होती जा रही है, जबकि अमेरिका में, बरतानिया में और यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग बड़े शहरों से निकलकर मज़ाफ़ात में आबाद हो रहे हैं, छोटी छोटी कॉलोनियों की शक्ल में। किसी कॉलोनी में 50 घर हैं तो किसी कॉलोनी में 100 घर हैं तो किसी कॉलोनी में 10 घर हैं। वो शहरों से बाहर की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तो खैर, अब न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सिंबल है। जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जिसको 9/11 के हमलों में गिरा दिया गया, और यहाँ कल्चरल हेडक्वार्टर है अमेरिका का, बल्कि पूरी दुनिया का फैशन इंडस्ट्री जहाँ है, मीडिया का हेडक्वार्टर इससे कहा जाता है। टीवी, अखबार, रिसाले सबसे ज़्यादा दुनिया में इसी शहर से निकलते हैं और हर तरह से इसको एक फौकियत है। वाशिंगटन पर भी और अमेरिका के जो दूसरे बड़े बड़े शहर हैं, लॉस एंजल्स हैं, सैन फ्रांसिस्को है, डेनवर है, इन सब शहरों पर इसको फौकियत हासिल है। लेकिन क्या ये अमेरिका का शहर है? अमेरिका का शहर ये था, अब अमेरिका का शहर नहीं है। नाज़रीन, अमेरिकन हम किसको कहते हैं, या हम यूँ कहिए कि बरतानिया का अंग्रेज़ हम किसे कहते हैं? वो जिसका रंग गोरा हो और जिसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी हो, यानी वाइट एंग्लो सैक्सन और इंग्लिश बोलने वाला गोरा जिसको हम कहते हैं। इसी तरह अमेरिकन भी अंग्रेज़ ही का दूसरा रूप है, क्योंकि इंग्लैंड से जो लोग थे इन्होंने फिर अमेरिका को आबाद किया, दूसरे लोगों को वहाँ से मार भगाया गया, उनको माइनॉरिटीज़ में ले आए। अंग्रेज़ों से पहले वहाँ हिस्पानिक छाए हुए थे, उनको इन्होंने मार मार कर वेस्ट की तरफ धकेल दिया और ये एक गोरों का मुल्क बन गया। दूसरी जंग अजीम में यहाँ 90% या 80% गोरे थे। 80% गोरे, यानी गोरे से मुराद फ्रेंच गोरा नहीं, गोरे से मुराद जो अंग्रेज़ी नस्ल दर नस्ल जिसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी हो। नस्ल दर नस्ल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अमेरिका में जो ये हैं अफ्रीकन, जिनको वहाँ नफ़रत से निग्गर भी कहा जाता था, इनकी मादरी ज़बान भी अंग्रेज़ी है। लेकिन ये मादरी ज़बान अमेरिका में उनकी आकर हुई है। अफ्रीका से इनको लाया गया था ग़ुलाम बनाकर, फिर उसके बाद इनकी असल ज़बान ख़त्म कर दी गई और ये अंग्रेज़ी बोलने लगे और अब इनकी कई नस्लों से ज़बान अंग्रेज़ी है, लेकिन वो है तो अफ्रीकन, उनको हम अंग्रेज़ तो नहीं कह सकते। तो न्यूयॉर्क में अंग्रेज़ जिनको हम गोरा कहते हैं वो 30% से भी कम है। ये अमेरिका का ऐसा शहर है जहाँ गोरे 30% से भी कम है और इनमें जो अंग्रेजी बोलने वाले गोरे हैं वो और भी कम है। यहाँ सिर्फ 52 लाख आबादी, 85-86 लाख की आबादी में से 52 लाख हिस्पानिक है। हिस्पानिक जिनको हम लैटिन भी कहते हैं, यानी लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, सेंट्रल अमेरिका, ये लोग जो हिस्पानिया और पुर्तगाल से लोग आबाद हुए, उनमें से जो हिस्पानिक नस्ल के थे, मैक्सिको में उनकी सबसे बड़ी आबादी है और उसके बाद अमेरिका में इनकी सबसे बड़ी आबादी है। तो लेकिन न्यूयॉर्क में तो ये छा गए हैं, यानी 50% से ज़्यादा आबादी हिस्पैनिक है। और फिर उसके बाद एशियन है, 15 लाख एशियन है। एशियन में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं। फिर चीनी आबादी है, फिर अरब है। मसलन न्यूयॉर्क शहर में जो अरबों की आबादी है वो 1.5 लाख है। और फिर चीनी नस्ल के, अज़बक नस्ल के, तुर्कमान नस्ल के, तुर्की, अफ्रीका, दुनिया के हर मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क के हर इलाके से यहाँ लोग आबाद है। चाहे किसी इलाके से सिर्फ 100 आबाद हों, चाहे किसी इलाके से सिर्फ 200 आबाद हों, इतने ज़्यादा इलाकों से यहाँ आबाद है कि दुनिया के किसी और शहर में इस तरह की वैरायटी नहीं है।
चुनाचे न्यूयॉर्क बल्दिया जो उनकी मेट्रो कॉरपोरेशन जो भी उसका नाम है उसके रिकॉर्ड के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में बोली जाने वाली ज़बानों की गिनती 800 है। 8 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 800। यानी इंडिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं पूरे इंडिया में 1.5 अरब आबादी के मुल्क में उससे ज़्यादा ज़बानें न्यूयॉर्क में बोली जाती हैं। और ज़ाहिर इनमें कई ज़बानें ऐसी हैं जिनको बोलने वाले सिर्फ 100 लोग हैं, किसी को बोलने वाले सिर्फ 200 हैं। इस आबादी में जो नॉन इंग्लिश आबादी है जो 70% से भी ज़्यादा है, इनमें बहुत बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की है। यानी 30-35 लाख आबादी ऐसी है, आपको हैरत होगी, 35 लाख आबादी ऐसी है जो न्यूयॉर्क में या अमेरिका में पैदा नहीं हुई। यानी नौजवान कह लें, 50 साल के लोग कह लें, 55 साल के लोग कह लें, जो कोई दिल्ली में पैदा हुआ, कोई कराची में पैदा हुआ, कोई शंघाई में पैदा हुआ और वहाँ अमेरिका जाकर आबाद हो गया नौजवानी में, नौउम्री में। बेशक उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी हो या ना हो, लेकिन वो पहली नस्ल है जो अमेरिका में आकर आबाद हुई है, दूसरी या तीसरी नहीं। इस लिहाज से अमेरिकियों की अक्सरियत के लिए न्यूयॉर्क अब एक तेज़ी से अजनबी होता हुआ शहर है। तो इस शहर में ये ज़ोहरान हमदानी जो प्रोफेसर महमूद हमदानी का बेटा है और मीरा नायर का बेटा है, मीरा नायर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताऊं कि इंडिया की एक बड़ी मशहूर बरादरी है नायर और एक है आयर। तो ये नायर नहीं है, असल में ये लोग नैयर कहलाते थे। इनकी नस्ल दर नस्ल जो ख़ानदानी नेम है, फैमिली नेम है, वो है नैयर। नैयर वही फ़ारसी वाला जैसे नैयर ताबा कहा जाता है। लेकिन मीरा नायर के दादा ने नैयर का नाम बदल कर, कोई वजह नहीं बताई कि क्यों बदल रहे, उनको उसको नायर कर दिया। और नायर बरादरी से इनका ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद इनका ताल्लुक़ नायर बरादरी से है। नायर इन्होंने नाम रखा है नैयर से बदल कर। ये अल्ट्रा लिबरल फैमिली है। अल्ट्रा यानी अल्ट्रा मॉडर्न जो एक लफ्ज़ होता है, ये उससे भी आगे की फैमिली है ख्यालात रखने वाली। और ज़ोहरान जो है ये भी अल्ट्रा मॉडर्न है, अल्ट्रा लिबरल है, थोड़ा सोशलिस्ट रुझानात भी रखता है। और मेयर बनने का जो वाक़या है ये इंडिया वालों के लिए बड़ा अहम है, इसलिए कि ना सिर्फ ये है कि ये इसका ताल्लुक़ इंडिया से है, यानी इसके वालिद का ताल्लुक़ बम्बई से था, इसकी वालदा का ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब से था, पंजाबन है ये। और वहाँ से फिर ये लोग उड़ीसा चले गए और वहाँ से फिर ये अब अमेरिका में है, वालदा भी और वालिद भी। दूसरा वाक़या कल ही हुआ कि इसकी जो पड़ोसी स्टेट है न्यूयॉर्क की वर्जीनिया, उसमें डिप्टी गवर्नर एक मुंतखब हो गई इंडिया की खातून, वो भी मुसलमान है, गजाला हाशमी। तो एक ही दिन में 2 अहम ओहदों पर भारतीय निजात 2 मुसलमान फायज हो गए, एक मेयर बन गया, एक डिप्टी गवर्नर बन गई। तो गजाला हाशमी तो मॉडरेट किस्म के ख्यालात रखती हैं, लेकिन ये फैमिली जो है नायर फैमिली, ये अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली है। और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मियाँ बीवी यानी ज़ोहरान साहब के जो वालिद है और वालदा है गैर मामूली ज़हीन लोग हैं। इनके वालिद इल्मी हलकों में मारूफ़ हैं, अगरचे इतने ज़्यादा मारूफ़ नहीं जितनी कि मीरा नायर साहबा हैं। वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है और उनकी एक फ़िल्म थी सलाम बॉम्बे, इसके नाम से उन्होंने नावल भी लिखा था। तो सलाम बॉम्बे वो फिल्म है जिसने पूरी दुनिया में नायर को भी, मीरा नायर को भी और इंडिया को भी मशहूर कर दिया। ये इतनी कामयाब, इतनी बड़ी फिल्म थी, नावल लिखा, फिर उस पर फिल्म भी खुद ही बनाई, ये नहीं कि किसी और ने बनाई। और इसने और भी बड़ी मशहूर फिल्में दी हैं, मसलन मिसिसिपी मसाला इसकी बड़ी मशहूर फिल्म थी। एक इसने और किताब लिखी थी रिलक्टेंट मिलिटेंट, यानी एक ऐसा इंतहा पसंद जो अभी ढिलमिल है, तो उस पर भी इसने फिल्म बनाई, वो फिल्म भी बहुत चली। एक फिल्म इसने और बनाई जो एक ख़ास हल्के में बहुत देखी गई, उसका नाम था कामा सूत्रा ए टेल ऑफ गंदबला। ये गंदबला वाला तो नाम मैंने दिया, उसका असल नाम था ए टेल ऑफ लव। तो ज़ाहिर है ये ऐसी फिल्म है जिसको कोई आदमी देख ले तो वो किसी को फिर बता नहीं सकता कि मैंने ये फ़िल्म देखी है, बल्कि कोई उससे कहे कि तुमने ये फ़िल्म देखी है तो वो कानों को हाथ लगाएगा कि तौबा तौबा, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। बहरहाल अपनी तौर पर वो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है, हिस्टोरिकल फिल्म बनाई है। यानी ये उस दौर की फ़िल्म है, उस दौर की तहज़ीब को उजागर करती है जिस दौर में कामा सूत्रा नामी किताब लिखी गई। और फिर उसमें ये बताया गया कि ये किताब लिखी कैसे गई, पंडित ने क्या कुछ मुशाहदात किए। बहरहाल इस फिल्म ने भी खासी शोहरत हासिल कर ली, अगरचे मेरे हिसाब से ये फ़िल्म नाकाबिल दीद है, लेकिन जिस सोसाइटल ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है
वहाँ तो ऐसी चीज़ें रूटीन में ज़ेर बहस आती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और फिल्म बड़ी मशहूर बनी जो पूरे इंडिया में भी अवामी मकबूलियत उसने हासिल की, उसका नाम था मानसून वेडिंग। ये भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में, कुछ फीचर फिल्में, और ये सब के सब तहजीबी डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर बनाई गई हैं। सोसाइटल वे ऑफ लाइफ जो है एक ख़ास तबके का, उसको उजागर करती हैं। सोसाइटी के जो तजादात हैं वो दिखाती हैं। पढ़ी लिखी है, मुतालिया बहुत ज़्यादा है। इनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मा भूषण मिला, फिर पता नहीं कितने, कोई 30 के करीब तो अवार्ड इनको मिले। 10-12 किताबें इन्होंने लिखी। एक किताब इनकी बड़ी मशहूर हुई थी, द मिडनाइट चाइल्ड। इसी तरह द वाइल्ड गर्ल, ये किताब उनकी खासी मशहूर हुई थी। तो ये इस फैमिली का बैकग्राउंड है। और ये जो मेयर साहब है, इनकी खातून भी अल्ट्रा मॉडर्न है, अल्ट्रा लिबरल है, और उनकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। बस ये है इनमें कि अगर इन साहब से पूछा जाए कि आप मुसलमान हैं तो ये इनकार नहीं करते कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। वरना अमेरिका में ऐसे मुसलमान भी हैं, बल्कि इंडिया में हैं, इंडिया में भी ऐसे मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ था लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। इसकी तो वालदा भी खैर हिंदू है, लेकिन ये अपने मुसलमान होने से इनकार नहीं करते। बहादुर आदमी है, दिलेर आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पढ़े लिखे वालदैन की पढ़ी लिखी औलाद है, उनका एक ही बेटा है ये। और इसने चैलेंज किया अमेरिका के सरमायादारी निज़ाम को। लेकिन ये चैलेंज अमेरिका के सरमायादारी निज़ाम के लिए हकीकी शक्ल तब इख्तियार कर सकता है जब ये साहिब जो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं अमेरिका की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, जिसका इम्कान मौजूद है। लेकिन फिल वक्त जो उनका इम्पैक्ट है वो एंटी इमिग्रेशन, एक जो हेट पॉलिसी है ट्रंप की और उसके पार्टी के कुछ लोगों की, वो डैमेज होगी। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां इमिग्रेंट्स की आबादी अच्छी खासी है। यानी अक्सरियत तो वाला शहर तो ये न्यूयॉर्क ही है, जहां यानी हर तीसरा दूसरा आदमी आपको इमिग्रेंट्स मिलेगा। लेकिन दूसरे इलाकों में, रियासतों में इमिग्रेंट्स की तादाद माकूल है। और उनके खिलाफ जो पॉलिसी ट्रंप ने बनाई थी कि इनको हमने निकाल देना है, और सबसे ज़्यादा अफेक्टिव इंडिया या पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टिव वो हैं जिनका ताल्लुक हिस्पानिक नस्ल से है। एक तो आबादी वो है ना जो करोड़ों की तादाद में अमेरिका के अंदर पहले से आबाद है, लेकिन एक वो आबादी है हिस्पानिक नस्ल की, लैटिन नस्ल की, जो सेंट्रल अमेरिका के मुल्कों से इमिग्रेशन करके गैर कानूनी या कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं, ट्रेनों में छुप जाते हैं, ट्रेनें उनको लेकर अमेरिका में आ जाती हैं, जिनको रोकने के लिए मेक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनाई गई। और इनमें मेक्सिको है, कोस्टा रिका है, पनामा है, होंडुरास है, अल सल्वाडोर है, ये जितने भी मुल्क हैं सेंट्रल अमेरिका के, छोटे छोटे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन इलाकों में गुर्बत बहुत है, खाना जंगी है, वार लॉर्ड्स की जंगें हैं, और लोग रोज़गार नहीं मिलता, जान बचाना मुश्किल है, तो ये लोग फिर अमेरिका को रुख करते हैं। तो सबसे बड़ा निशाना तो ट्रंप का ये लोग हैं। तो जहां आपने देखा कि न्यूयॉर्क में ये सारी हिस्पैनिक आबादी मुत्तहद हो गई इस इंडियन निजाद मुसलमान के झंडे तले, जिसके पास अब इंडिया की शहरियत नहीं है बल्कि युगंडा की शहरियत है, क्योंकि ये फिर युगंडा चले गए थे, वहाँ से फिर ये अमेरिका आए। हाँ, यहाँ पाकिस्तान में कुछ इस तरह के इनकलाबी तबसरे हो रहे हैं कि पता नहीं मुसलमानों का झंडा ऊंचा हो गया अमेरिका में, ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, अब ये सोहेल अफरीदी का आपने देखा कि इसके लहजे में तल्खी है और गुस्सा भी है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है। आपको साफ लगता है कि जब ये बोलता है तो ख़ुद पर कंट्रोल करता है, और उसकी वजह दो है। एक तो इसने बरसरे इक़्तिदार आके ये मालूम कर लिया कि अब अगर मुझे वज़ीर आला कामयाबी से रहना है तो फ़ौज से हाथ मिलाना, और इसने फ़ौज से हाथ मिलाया। अब पीटीआई को ये खबर होगी, ये खबर लीक हो गई थी। इसने जुमा को और उससे पहले 3 दिन पहले कोर कमांडर हाउस जाकर मुलाकातें की, खबर को छुपाया, लेकिन खबर लीक हो गई। तो ज़ाहिर है इसने कुछ ना कुछ फेस सेविंग की होगी कि मैं तो असल में इसलिए मिला था और मैं तो दरअसल उसलिए मिला था। लेकिन पीटीआई के हलकों में ये खबर लीक होने के बाद कुछ लोग इसको अब शक की नज़र से देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको बता दिया गया था कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बन सकता है, वो अब मुकदमा बन रहा है। चंद दिनों तक ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ये नहीं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा। यानी वो जो तलवार जो लटकनी थी वो अब इसके सर पर बाकायदा शक्ल में, मुजस्सम शक्ल में लटका दी जाएगी कि ये मुकदमा है,
और अगर हुकूमत चाहे तो तुम इस्लामाबाद आओगे और हम गिरफ़्तार कर लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं गिरफ़्तार होगे। इसका मतलब ये है कि अच्छा बच्चा बनने का जो फुल प्रूफ बंदोबस्त हुकूमत ने किया है, ये उसका एक हिस्सा है। अच्छा, अब इमरान खान ने कल ट्वीट जारी किया, पैगाम, उसमें गालियाँ वाली दी और कहा कि जहनी मरीज़ है, फील्ड मार्शल साहब जो हैं जहनी मरीज़ है, ऐसा कोई मामला, ज़ाहिर है दिमागी ख़राबी तो खुद इसकी अपनी ज़ाहिर हो रही है। आर्मी चीफ ने तो अगर जहनी मरीज़ होते तो ये इस तरह के झंडे ना गाड़ते जो उन्होंने झंडे गाड़े हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक किसी से भी पूछ लें कि आसिम मुनीर क्या है, वो बता देंगे। लेकिन बताने वाली बात यह है कि इसने वो नवंबर में एहतजाजी काल वाली बला जो है ना, वो महमूद अचकज़ई और वो गिलगित वाले दहशतगर्द के सर पर डाल दी है कि आप हजरात काल देंगे। तो इन दोनों हजरात ने इमरान खान को जवाबी मैसेज दे दिया है कि जनाब हम कोई काल नहीं देना चाहते। तो उसके बाद साहब जो है वो अपना समूह लेकर रह गए। इन दोनों असाब ने साफ जवाब दे दिया। एक दिन पहले इन्होंने मैसेज दिया था कि काल मत देना, लेकिन इमरान खान ने जवाबी मैसेज भेजा कि मैं तो नहीं दूंगा काल, लेकिन आप काल दे दें। मकसद ये था कि अगर काल नाकाम होती है तो पीटीआई बरी हो जाएगी, क्योंकि भाई हमारा इससे क्या वास्ता, ये तो अचकज़ई साहब ने अपने तौर पर काल दी थी, नाकाम हो गई। लेकिन वो भी सियाने निकले, उन्होंने जवाबी मैसेज भेज दिया है कि हम कोई काल नहीं दे रहे, बल्कि खुद पार्टी के अंदर लोगों ने इमरान खान को ये मैसेज भिजवाया है कि फ़ौज तो चाहती है कि हम काल दें। यानी ये मैसेज इन्हीं अल्फाज के साथ पहुँचाया है कि फ़ौज हमें ट्रैप करना चाहती है और उसकी कोशिश है कि आप काल दे दें। आपको वो इतना मुश्तिल करना चाहती है कि आप मुश्तिल होकर एहतजाजी काल का ऐलान कर दें, तो आपने काल नहीं देनी, वरना हम टीएलपी का दूसरा एडिशन बन जाएंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।